सोचिए, क्या हो अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए लेकिन अपनी कुर्सी छोड़ने से ही साफ इनकार कर दे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही राजनीतिक और संवैधानिक टकराव देखने को मिल रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की बात नहीं करेंगे, बल्कि गहराई में जाकर ये समझेंगे कि हमारा संविधान इस बारे में असल में क्या कहता है। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बंगाल चुनाव के इस सीधे टकराव को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि संवैधानिक नियम और हकीकत क्या है। फिर बात करेंगे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की। इसके बाद इतिहास के कुछ ऐसे ही बागी नेताओं पर नजर डालेंगे और अंत में समझेंगे कि इस मौजूदा संकट का अंत आखिर कैसे होने वाला है। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, द बंगाल इलेक्शन स्टैंड ऑफ। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए इस एक नंबर पे गौर करना बहुत जरूरी है, 207। चुनावी नतीजों के हिसाब से बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर 148 के जादुई बहुमत के आंकड़े को बहुत आसानी से पार कर लिया है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि मौजूदा मुख्यमंत्री अपना खुद का चुनाव हार चुकी हैं। एक तरफ स्पष्ट बहुमत और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की अपनी हार, ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। और ठीक इसी चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बहुत ही कड़ा बयान आता है। उनका कहना है, कोई मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, मैं एक आज़ाद पंछी हूं। मतलब उन्होंने राजभवन जाकर इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये एक बेहद कड़ा संदेश है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या तर्क दिए जा रहे हैं? देखिए, बचाव में कई काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि ये दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं। इसके अलावा काउंटिंग सेंटर पर धक्का-मुक्की और शारीरिक बदसलूकी के आरोप हैं, और यहां तक कहा गया है कि फॉर्म 17C का जो वोटिंग डेटा होता है उसे हाईजैक करके उसमें गड़बड़ी की गई है। कुल मिलाकर दावा यह है कि यह हार कोई जनादेश नहीं बल्कि एक साजिश है, और सच कहें तो इसी वजह से यह पूरा राजनीतिक स्टैंड ऑफ खड़ा हुआ है। खैर, ये तो हुई राजनीति और बयानों की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, संवैधानिक नियम और असल हकीकत क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई कोई हारा हुआ मुख्यमंत्री बस यूं ही अपना पद छोड़ने से मना कर सकता है? क्या हमारा संविधान इस तरह की स्थिति की इजाजत देता है? आइए नियमों को थोड़ा करीब से समझते हैं। संविधान का आर्टिकल 164 इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब देता है। ये आर्टिकल राज्यपाल को ये पावर देता है कि वो ये तय करें कि विधानसभा में किस पार्टी के पास विधायकों का बहुमत है। मतलब साफ है, मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी के व्यक्तिगत दावों से नहीं मिलती। ये पूरी तरह से इस बात पर टिकी है कि आपके पास विधायकों का नंबर है या नहीं। इसके नियम बहुत ही सीधे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो चुनाव हार गया हो या विधायक ना हो? तो जवाब है बिल्कुल, लेकिन इसके 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, राज्यपाल उस व्यक्ति को शपथ दिला सकते हैं अगर पार्टी का बहुमत उसके साथ है। लेकिन स्टेप 2 बहुत क्रूशियल है। उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव जीतना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो सत्ता से हटना ही पड़ेगा। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए ये एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। देखिए, सीएम की कुर्सी कोई ओलंपिक की मशाल तो है नहीं जिसे कसकर पकड़कर खड़ा रहा जाए और दावा किया जाए कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आर्टिकल 172 के तहत 5 साल पूरे होते ही विधानसभा अपने आप भंग हो जाती है। मतलब इस्तीफा दिया जाए या ना दिया जाए, संवैधानिक तौर पर पुरानी सरकार का समय अपने आप खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। ऐसे समय में राजभवन का रोल सबसे अहम हो जाता है। ऐसी उलझी हुई स्थिति में राज्यपाल के पास 2 बड़े संवैधानिक रास्ते होते हैं। पहला है डायरेक्ट डिसमिसल, यानी जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए तो राज्यपाल खुद ही सरकार को भंग कर सकते हैं। और दूसरा है फ्लोर टेस्ट, जिसमें राज्यपाल सीधे मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि भाई आप विधानसभा में जाइए और 148 सीटों का बहुमत साबित करके दिखाइए। अब ये फ्लोर टेस्ट असल में काम कैसे करता है, ये समझना भी दिलचस्प है। ये पूरी तरह प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी उस दिन सदन में मौजूद और वोट करने वाले विधायकों की गिनती पर निर्भर करता है। अगर कुछ विधायक गैर हाजिर भी रहते हैं तो भी जरूरी नहीं कि बहुमत गिर जाए। पार्टियां अपना व्हिप जारी करती हैं, जिसका मतलब है कि लाइन से हटकर वोट करने पर विधायकी जा सकती है। और जब जनादेश साफ ना हो तो राज्यपाल की ये विवेकाधीन शक्तियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारा चौथा पॉइंट है बागी नेताओं का इतिहास। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ऐसी बगावतें पहले भी हुई हैं।
1998 में यूपी में जगदंबिका पाल ने पद छोड़ने से मना कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और अंत में फ्लो टेस्ट हुआ। 2007 में कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के पद ना छोड़ने पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। 2015 में बिहार में जीतनराम मांझी को फ्लोर टेस्ट के दबाव में आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा। और 2016 में अरुणाचल प्रदेश के नबाम तुकी को तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस बहाल किया, लेकिन बहुमत न होने के चलते उन्हें हटना पड़ा। मतलब साफ है कि राजनीतिक बगावत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में चलती सिर्फ और सिर्फ संविधान की ही है। तो अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर। इस संकट का अंत आखिर कैसे होता है? चलिए इसकी पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। 6 मई को प्रेस में इस पूरे स्टैंड ऑफ और बगावत की घोषणा की गई, लेकिन असली गेम चेंजर तारीख है 7 मई। इस दिन पुरानी विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाता है। इसके बाद पद पर बने रहने की जिद का कानूनी तौर पर कोई वजूद ही नहीं बचता और फिर 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना तय है। तो इस पूरे विश्लेषण का फाइनल टेकअवे क्या है? असल में इस्तीफा ना देना कोई संवैधानिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये महज एक राजनीतिक रणनीति है। ये सब पार्टी कार्डर का जोश बनाए रखने और अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को कायम रखने के लिए किया जाता है। संविधान के तहत नई सरकार बनाने के लिए बहुमत वाली पार्टी को बुलाने का अंतिम अधिकार राज्यपाल के पास ही है। और जैसा कि जानकारी सामने आई है, 148 से ज्यादा सीटों के स्पष्ट जनादेश के आधार पर नए मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इन सब बातों से एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है, भारत का संविधान हर राजनीतिक दांवपेच से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल सोचने वाला है। जब भी राजनीतिक बयानबाजी और संवैधानिक कानून आमने सामने होते हैं, तो क्या हमेशा संविधान की ही जीत होती है? इतिहास और नियम तो कम से कम यही गवाही देते हैं।